आदाब, मैं अस्मिता मलिक हाजिर हूँ हिंदुस्तान के सोशियो कल्चरल और इकोनॉमिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात भारत सरकार के पोषण पखवाड़ा और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की malnutrition और एनीमिया को कम करने के मकसद से साल 2018 से हमारे देश में पोषण कैंपेन चलाया जा रहा है। भारत सरकार विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इस साल भी 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 तक पोषण पखवाड़ा ऑब्जर्व करने का ऐलान किया है। साथ ही श्री अन्न या मिलेट्स यानी मोटे अनाज को अडॉप्ट करने और पॉपुलराइज करने के भी कई अहम कैंपेन चल रहे हैं। खास बात यह है कि भारत के प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हुए यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ऑब्जर्व करने का भी ऐलान किया गया। तो क्या है भारत सरकार का मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2 और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का क्या है मकसद? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 3 खास मेहमान। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में डिप्टी कमिश्नर आदाब डॉक्टर महराज शेख, और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं IARI से प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर टीकम सिंह और मिलेट्स ग्रेन प्रोसेसिंग में स्टार्टअप कंपनी एशियंट मिल्स की ओनर शुभांगी सिंह। आप तीनों का हमारे इस खास प्रोग्राम में वेलकम है। इंडिया के लिए अगर हम बात करते हैं, डबल लीडरशिप मोड का ये साल है। एक तो प्रेसिडेंसी है G20 के लिए, उसके बीच में एजेंडे में ये भी शामिल है कि हमने मिलेट्स को लेकर कैसे प्रमोट करना है। आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर महराज, क्या है ये मिशन? भारत सरकार सारे हमारे जो प्रधानमंत्री है सारी चीज़ों का अध्ययन करके इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो मिलेट हमारा पुराना हेरिटेज था, हमारे लोग 40 ईयर के पहले हर एक थाली का हिस्सा था, तो उस मिलेट की वजह से ना कोई बीमारियां होते थे, ना कोई जो आज सो कॉल्ड हाई सोसाइटी की जो बीमारियां हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं थे, और लोगों में स्ट्रेस भी नहीं था, बाद में फैट भी नहीं थे, ओबेसिटी नहीं थी, ये सारी चीज़ें उनसे नहीं होती थी। लेकिन जैसे कि ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ है, ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद हमारी रिक्वायरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स बहुत बढ़ गई थी। तो ग्रीन रिवोल्यूशन में हमने जो है सो व्हीट को यहाँ पर बढ़ावा दिया है। व्हीट ने सारी जो एरिया था कल्टीवेबल एरिया, उसको मोटे अनाज को, मिलेट्स को रिप्लेस करके अपनी जगह बना ली। उसने तो अपनी जगह बना ली, लेकिन लोगों ने ये समझ लिया कि व्हीट और राइस खाना ये शहर की बात है और मोटा अनाज खाना एक गांव और खेड़ों की बात है। तो आज कुछ सालों के पहले ही 2-3 साल जब से प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया था कि 2018 ये हमारा राष्ट्रीय वर्ष था मोटे अनाज का हमारे पास, फिर आपने जैसे बताया है कि ये इंटरनेशनल ईयर भी इस साल हम बना रहे हैं। ये हमारे सारे सिफारिशों का 72 कंट्री ने सिफारिश किया है, यूनाइटेड नेशन की असेंबली ने इसको सैंक्शन किया है, और यह हमारी जिम्मेवारी है कि जब हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मना रहे हैं तो लोगों तक, हर वो लोग आदमी तक जो कि किसान है, जो कि कंज्यूमर है, उसको ये बात समझाई जाए कि मिलेट्स का आपके रेगुलर लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह से आप इस्तेमाल करके अपने आप को सेहतमंद रख सकते, एनवायरनमेंट को सेहतमंद रख सकते। उसके साथ साथ जहाँ पे भी मतलब ट्रेडी क्रॉप्स लगते हैं, C4 प्लांट होते हैं तो ये हाई हीट में भी आ जाते हैं, तो स्मॉलर फार्मर्स इसको इजीली ले सकते हैं कम पानी में। तो भारत सरकार यही चाहती है कि हमारे स्मॉल फार्मर की जो आय है वो किस तरह से बढ़ी जाए। आज हम देखते हैं तो मार्केट में मिलेट्स के रेट्स व्हीट और राइस से ज़्यादा है। कुछ राइस के वैरायटीज छोड़ दिए तो भी बाकी सब नॉर्मल राइस के सबसे बहुत ज़्यादा है। अब ये क्यों हो रहा है? क्यों तो इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाया गया है। बहुत से लोगों के पास खादर अली जो है वो मिलेट मैन ऑफ इंडिया है, उन्होंने बहुत से डिसीजेस जो है मिलेट्स का कॉम्बिनेशन करके, सिंगल मिलेट्स और पर्टिकुलरली माइनर मिलेट्स को यूज़ करके उन्होंने उसको अपनी टेक्नोलॉजी को मशहूर किया है और लोगों में उसका मतलब रुझान हुआ है। इस तरह से मिलेट, तो हम चाह रहे हैं, हमारा देश चाह रहा है कि हमारे किसानों की आय एक्सपोर्ट करके, निर्यात करके भी बढ़ जाए और देश की भी हेल्थ सुधरे, लोगों की भी हेल्थ सुधरे और उस तरह से हम दुनिया की भी हेल्थ में
सुधारने में हम पार्टिसिपेट जी। करें। इसी से कनेक्टेड सवाल डॉक्टर टीकम आपसे है, आज ये अलार्मिंग सिचुएशन में हम पहुंचे, इसके पीछे क्या वजह रही, क्या रीज़न था? जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं, मिलेट्स हमारी जो आहार जो है, भोजन है, उसका मुख्य भाग था। जो हरित क्रांति हुई उससे पहले हम देखें, पहले का हम जब देखते हैं तो मिलेट्स का जो अधिकतम एरिया था करीब एक सिंगल ज्वार जो है उसका ही एरिया करीब हमारे किसान भाई 18.6 मिलियन हेक्टेयर एरिया में उगाते थे। आज हम देखते हैं कि उसका एरिया करीब 4.2 मिलियन हेक्टेयर है। तो कहीं ना कहीं जो हम डॉक्टर साहब ने भी बात की कि कहीं ना कहीं जो गेहूं और चावल इन दो क्रॉप ने, इसके अलावा मक्का भी आया सोयाबीन भी आई, इन क्रॉप ने इनको थोड़ा अलग कर दिया। और हमारी जो खाने की जो लाइफ स्टाइल है, हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता हैं, वो भी समझते हैं कि गेहूं और चावल खाना एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन चीज़ों को पहले हमारे सभी किसान भाई लगाते थे, तो जब किसान भाई इनको लगाते थे तो कंज्यूम भी उसको वो खाते भी थे, इससे उनके अंदर कोई भी बीमारी नहीं होती थी। तो हम देखते हैं कि ओवर द ईयर अभी जो हमारे जो मिलेट्स का जो उत्पादन है और उसका क्षेत्रफल है वो बहुत कम है। और मुख्य रूप से मिलेट्स का बढ़ावा इसलिए भी करना ज़रूरी है, 4-5 कारण है, जिसमें पहला कारण है कि ये इनको ये जितने भी जो मिलेट्स हैं, मेजर मिलेट्स हो या माइनर मिलेट्स हो, वो पोषण से भरपूर हैं। इनको न्यूट्री सीरियल भी कहते हैं। इनके अंदर प्रोटीन के अलावा जो मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, उनकी मात्रा बहुत अधिक है। इसलिए जो कुपोषण की बीमारी हमारी माताएं, बहनें और बच्चे आजकल जो ग्रसित हैं, वो अगर मिलेट्स खाएंगे, उनके डाइट में अगर मिलेट्स का समावेश होगा तो निश्चित रूप से वो जो दर है आजकल जो माल न्यूट्रिशन की जो बहुत समस्या है वो दूर हो जाएगी। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण है जैसा कि किसान की आमदनी बढ़ाना। हमारे अधिकतर जो जोते हैं किसान हैं, सीमांत छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, तो वो अधिकतर यही फसलें उगाते हैं। जिनके पास छोटी जोत है वो यही फसलें उगाते हैं। तो सरकार का भी उद्देश्य है कि हमारे जो किसान, छोटे किसान हैं, उनकी आमदनी बढ़े और वो भी जब इनको उगाएंगे, अपने खेतों में मिलेट्स को लगाएंगे, तो वो भी उनका भी जो पोषण स्तर है वो भी सुधरेगा। तो ओवरऑल जो हमारा जो मानव जो संसाधन विकास है वो अच्छा होगा। दूसरा, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि मिलेट्स जो है, जो अभी हम अधिकतर सब जगह चर्चा हो रही है कि हमारी जो जलवायु है वो परिवर्तित हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, कभी एक्सट्रीम इवेंट, बहुत तेज़ बारिश हो जाती है, ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में गेहूं, चावल और जो अन्य फसलें हैं वो इतना उत्पादन नहीं दे पाती। तो मिलेट से हम उस चीज़ को, तो इसीलिए इनको क्लाइमेट रिजिलेंट क्रॉप्स भी कहा जाता है। तो इसलिए भी हमको इनकी तरफ देखना चाहिए। और जैसा कि दूसरी जो फसलें हैं वो उनमें आदान के रूप में जो हम फर्टिलाइज़र देते हैं, पानी देते हैं, उसकी कंपैरिजन में उनके तुलना में मिलेट्स में पानी और फर्टिलाइज़र की मात्रा बहुत कम लगती है। तो जो पर्यावरण जो प्रदूषण होता है, जो कार्बन फुटप्रिंट आता है, तो मिलेट्स को ग्रो लगाने से वो बहुत कम आता है। तो इसलिए हमें मिलेट्स को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, जिससे ये सारी चीज़ें दूर हों और किसान की आमदनी भी बढ़े, हमारा पोषण स्तर भी सुधरेगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर के भारत सरकार का प्रपोजल था और बहुत खुशी की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस चीज़ को माना गया। और आप देख रहे हैं कि अब पूरा साल इंटरनेशनल मिलेट ईयर हम मना रहे हैं। जी, शुभांगी, आपका तो स्टार्टअप ही मिलेट प्रोडक्शन से कनेक्टेड है, तो आपसे जानना चाहूँगी कि हमारी जो आवाम है, एक बड़ा हिस्सा मिलेट्स के नाम, जो वैरायटी है, नाम भी नहीं पता होंगे। तो आपने ये स्टार्टअप चूज़ किया, क्या रीज़न था? और इस सारी हम जानना चाहेंगे मिलेट्स की वैरायटीज़ के बारे में। जी, तो लगभग मिलेट्स जो हैं पूरे दुनिया भर में ऑलमोस्ट 15 तरीके के लगभग हैं जो सब जानते हैं। उसमें से ऑलमोस्ट 12 के करीब है जो हमारे इंडिया में उगते हैं।
एंड उसके अंदर भी इतनी आसानी से सब लोगों को इसके बारे में पता है, बट ये है कि हर क्षेत्र में 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर जाते ही उनका नाम बदल जाता है। वैसे ही जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, ऐसी चीज़ ये तीनों ही सबको पता है, मगर अगर हम माइनर मिलेट्स की बात करें उसमें स्पेशली जैसे कोडो, बार्नयार्ड जो सामक का चावल है, लिटिल मिलेट जिसे सामाई कहा जाता है, कंगनी जिसको फॉक्सटेल इंग्लिश में कहते हैं, वैसे ही प्रोसो जिसको चीना कहते हैं। आप अगर थोड़ी दूर चला जाएं, पूरे देश भर में अगर घूमें तो इन सबको जानते तो सब थे, मगर जैसे जैसे क्षेत्र बदलते हैं वैसे वैसे इनके नाम बदल जाते हैं। इसके साथ साथ राजगीरा जिसे चौलाई भी कहा जाता है वो भी अधिकतर लोग खाते ही हैं, और इसके लड्डू बनते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं। इसके साथ साथ कुट्टू जो एक अलग वो है, एंड ये भी ऑलमोस्ट सब लोगों को पता है। तो ये लगभग हमारी लाइफ के बहुत इजीली एक्सेप्टेबल ग्रेन्स हैं, मगर इनको ना फेस्टिवल्स में लाके रोक दिया गया और हम लोगों को वापस से इसको लाना था। एंड मुझे लगा कि ये हमारे एक्चुअली देश का रियल गोल्ड है, इसलिए अगर आप देखें तो मेरे ब्रांड्स का नाम है गोल्डन मिलेट्स। तो मैं चाहती हूँ कि इस गोल्ड जो हमारे देश का है मिलेट्स, उसको सब तक पहुँचाया जाए, एंड इसीलिए हमने जितने भी 12 ग्रेन्स हैं इसके ऊपर काम शुरू किया। पहले किसानों से काम शुरू किया कि किसान भाई उगाने को तैयार नहीं थे, बोलते थे इसका कैसे आगे क्या होगा, आगे खरीदेगा कौन। तो हमने फिर प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर फिर इस पर वैल्यू एडिशन शुरू करी। तो ये हमारी जर्नी रही है, एंड आगे भी हम बड़े खुश हैं कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया, जिसकी वजह से इतनी मास अवेयरनेस आ गई है। एंड सब लोगों को आप देखिए अब धीरे धीरे किसान भाइयों को भी मन होता है कि नहीं, हमारे खेत जब खाली पड़े हैं उस टाइम पे हम इनको उगाएं ताकि वापस से नाइट्रोजन फिक्सेशन हो और जो नेक्स्ट क्रॉप आए वो भी बेटर हो। जी डॉक्टर महराज, गवर्नमेंट की किस तरह की प्लानिंग्स हैं, किस तरह से लोगों को अवेयर किया जाए और किस तरह से प्रमोट किया जाए? भारत सरकार सारे स्कीमों से काश्तकार तक, किसानों तक पहुंचने की कोशिश करती है। सारे स्कीमें इस साल तो भारत सरकार ने और ख़ास करके कृषि और किसान कल्याण विभाग ने सारे स्कीमें एक ही प्लेटफॉर्म पे लाई है, एक ही विंडो में लाई है, ताकि किसान को हर स्कीम के लिए बार बार ऑफिस को ना जाना पड़े। तो भारत सरकार ये चाह रही है कि किसानों को इस बात का पता चले कि सारे चीज़ें इकट्ठा है और हर चीज़ को आपको इसमें ही डिफ्रेंशिएट करके लेना है। तो उसके अंदर मिलेट जो हमारा था, जैसे कि अभी मैडम ने बताया जो स्टार्टअप कर रही हो, आप देखेंगे तो यूएस के पास, उनके पास यूएस में मेज़ था, तो उन्होंने मेज़ को इतना बढ़ावा दिया कि पॉपकॉर्न हम आज भी खा लेते हैं, ऐसे इतनी खुशी से खा लेते हैं। तो हम जब छोटे थे गाँव में, तो हमको जब कुछ खाते नहीं थे तो हमारी माँ जो है सो जवार को जो तवा उस पर पका देती थी, तो उसको खिलियाँ बोलते थे। तो वो खिलियाँ भी पॉपकॉर्न से टेस्टी होते थे, हम वो खा लेते थे। और पहले हम जब देखते हैं तो गांव के लोग उसको जिसे काटक बोलते, बीमार नहीं होते थे, क्योंकि येलो टाइप की एक जवार होती थी वो खाते थे। तो अभी बाद में फिर हाइब्रिड भी आ गए जवार के, तो वो कैसे हो गए, न्यूट्रल मिलेट्स हो गए। दे आर नॉट बेनिफिटेड, दे आर नॉट मीन्स हार्मफुल, दो भी चीज़ें उनमें नहीं थे। लेकिन जो पहले के मिलेट्स थे, जैसे कि अब बाजरा में आयरन होता है, जिंक होता है, कैल्शियम होता है, तो ये सारे चीज़ें जो हमारे पास जो कुदरत ने दिए है, इसको बढ़ावा दे, किसानों को इसके बारे में अवेयरनेस दे, किसान इस बारे में साशक ना रहे कि हमारा जो क्रॉप है वो बिकेगा क्या नहीं बिकेगा। तो इसकी एमएसपी भी डिसाइड करे और किसानों को इस बात का आश्वासन दे कि सरकार आपके साथ में खड़ी है। इसलिए हमारे देश ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कोशिश की थी कि इस साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट बनाए। इसी तरह मुझे ऐसे आगे लगता है इस साल हम पूरी तरह, जैसे G20 होने वाला है, हर जगह पे हर कैपिटल में G20 के इवेंट्स, पहले प्रिपरेटरी इवेंट्स हो रहे हैं। जब G20 होगा तो उसमें भी मिलेट के बारे में डिस्कशन हो जाएगा और हम इस बार पूरा साल अच्छी तरह से मना पाएंगे, तो हमारे लिए एक कैलेंडर में इंटरनेशनल मिलेट डे भी आ सकता है। इसके लिए भारत सरकार कोशिश कर रही है। जी डॉक्टर महराज, पोषण पखवाड़ा में किस तरह से इसको प्रमोट करने के लिए तैयारियां हो रही हैं, क्या क्या प्लानिंग है, कौन सी
तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं? फैमिली वेलफेयर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है, ये पोषण पखवाड़ा के लिए जैसे आशा वर्कर होते हैं रूट लेवल पे, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर होते हैं, आंगनवाड़ी में जो वर्कर होते हैं उनके पास पोषण पखवाड़ा 2 बोल के इसको दिया जा रहा है। इसमें 4 कैटेगरी की है उन्होंने। एक तो कुपोषण दूर करना, माल न्यूट्रिशन दूर करना। दूसरा जो एडोलसेंट गर्ल्स है जिनमें मतलब चेंजेस आ रहे हैं, जो एडोलसेंट बन रहे हैं, तो उनके जो वीकनेस होते हैं उस वीकनेस को, इस फूड को देके वीकनेस को दूर करना। फिर जो माताएं जो प्रेग्नेंट है उनके प्रेगनेंसी में इस मिलेट को शामिल करके, खाने में, डाइट में शामिल करके उनकी प्रेगनेंसी को सेफ रखना। और लैक्टेटिंग जो वुमन है तो उनके मिल्क के थ्रू ये जो आयरन है, खास तौर पे फोलिक एसिड है, और ये इसमें मिलेट्स में होते हैं, प्रोटीन्स है, इसमें प्रोटीन्स है, फाइबर्स है, तो ये सारी चीज़ें किस तरह से नवजात इन्फेंट में जाएंगे तो लैक्टेटिंग वुमन इसको अपने खाने में इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ जाएंगे। इस तरह से भारत सरकार 4 कैटेगरी में गांव खेड़े तक, हर रूट तक आंगनवाड़ी के थ्रू पोषण पखवाड़ा टूल ले जाना चाहती है। और इसका तो ऑलरेडी नेटवर्क बन चुका है और बना हुआ है, और ये पहले ज़माने से ही चलते आता है, लेकिन ये सिर्फ गाँवों में ही प्रचलित था। अब इसको सरकार चाहती है कि शहरों में भी प्रचलित हो, शहरों के लोग भी इसकी तरफ अपना रुख करें और इसमें शामिल हो। जी जैसे अभी स्टेपल फूड हुआ करता था एंशिएंट टाइम्स की हम बात करें, जैसे बार बार आप जब तीनों जब जिक्र करते हैं तो पुराने वक्त की बात आ ही जाती है। अब ज़रूरत है, नीड ऑफ द आवर है, शायद इसीलिए हम इस तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर सरकार इसको प्रमोट करती है तो कहाँ पे चैलेंज आ सकता है, कहाँ पे फोकस ज़्यादा होना चाहिए? देखिए, इनके जो मिलेट्स का जो उत्पादन करना है उसमें चैलेंजेस तो ज़्यादा नहीं आएंगे। चैलेंजेस यही है जैसा कि अभी फ़िलहाल में जो गवर्नमेंट 3 क्रॉप पे ही सब MSP देती है, बाजरा, ज्वार एंड रागी। तो हमें जो ऐसा ना हो कि दूसरी जो हमारी जो माइनर मिलेट्स हैं वो छूट जाएं, तो उन पे भी सरकार को ध्यान देना है, उनके लिए भी एक पूरी योजना बनाना है। और इसके लिए योजना बन चुकी है ऑलरेडी, हर स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस चीज़ को हर एक स्टेट इसको एक मिशन मोड में मिलेट्स को ले रही है। अपने स्टेट लेवल पे एक मिशन के हिसाब से चल रहे हैं। जिस स्टेट में जिसकी ज़्यादा बहुतायता है, जिस क्रॉप की ज़्यादा बहुतायता है, तो वहाँ उसको ज़्यादा ग्रो करेंगे। जैसे कर्नाटका है वहाँ रागी होता है तो वहाँ रागी के लिए, राजस्थान में बाजरा है तो बाजरा के लिए, और उड़ीसा में दूसरी मिलेट्स हैं उनके लिए। तो इसी तरह से हर स्टेट ने जो केंद्रीय सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से भी और अपने लोकेलिटी के हिसाब से, किसानों की आवश्यकताओं के हिसाब से उस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो चैलेंजेस तो इसमें बहुत कम है मिलेट्स को लगाने में, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस किए हैं कि ये बहुत ही सेफ क्रॉप है, मतलब बहुत ही सुरक्षित फसल है। इनमें ना तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, ना फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा, और जो अन्य जो एबायोटिक बायोटिक जो स्ट्रेस है, कीड़े मकोड़े बीमारी जो आता है वो भी इसमें कम आते हैं। तो मेरे को नहीं लगता बहुत ज़्यादा चैलेंज है। चैलेंज केवल ये है कि हमें इन सभी जो मिलेट्स हैं इनका उच्च गुणवत्ता युक्त बीज किसानों तक पहुँचे, उसकी व्यवस्था सरकार को और अनुसंधान केंद्र हैं उनको मिल कर के करनी है, जिससे किसानों को एक अच्छी गुणवत्ता वाला सीड किसानों तक मिल जाए। जी डॉक्टर मेहराज, फूड एंड एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं, जैसे यूएन ने, लीड तो हमारी थी, हिंदुस्तान की थी, लेकिन यूएन ने उसको एक्सेप्ट किया और कंट्रीज़ का भी उसमें सपोर्ट मिला, तो हमारे लिए एक बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी है। यस, हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हमारे जो पर्ल्स है, जो मोती है, हमको पूरी दुनिया को दिखाने हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को हमको जिस तरह से अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हुई है यूएन से हमारे एफर्ट्स के बाद, तो हमको इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करने का, मतलब अवेयरनेस फैलाने का बहुत सुनहरा मौका है। इसलिए इस बार 23 और 24 के बजट में हमारे जो अर्थ मंत्री है माननीय निर्मला सीतारामन जी, इन्होंने खास तौर पर इंटरनेशनल मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हैदराबाद में, उसको स्पेशल बजट दिया है। और वहाँ पे R&D का एक सेक्टर चल रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, कि किस तरह से फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, बाद में फिर कंज्यूमर्स, मार्केट,
इनको लिंक कैसा किया जाए, क्यों तो मिलेट की शेल्फ लाइफ ज़्यादा है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि यहाँ पे चैलेंज यही है कि इसकी गुणवत्ता, जैसे बीजों की गुणवत्ता बढ़ी जाए, दूसरी बात इसके टेस्ट कैसे हम ऐसे बढ़ा सके कि सारे लोगों को लगे कि हमको खाना चाहिए, राइस से भी अच्छा है, व्हीट से भी अच्छा है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमको इसको जैसे फूड प्रोसेसिंग के लिए या फिर जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं, इन्होंने प्रोसेसिंग कैसे करना है और इसमें क्या ऐड करना है, जो कि एडिटिव्स भी ऐसे हो कि जिससे कोई साइड इफेक्ट या हार्मफुल इफेक्ट ना हो, लेकिन टेस्ट ऐसा बन जाना चाहिए जैसे कि हमारा ऑलरेडी हमको जिसकी आदत हो चुकी है उसके पैरेलल टेस्ट बनता है। तो डेफिनेटली वी विल कमांड, ये हमारी जो विरासत है भारत की, हम पूरी दुनिया को दे सकते हैं और दुनिया को सुखी और समृद्ध कर सकते हैं। जी शुभांगी, आपका तो स्टार्टअप है मिलेट प्रोडक्शन का, तो नीड एंड सप्लाई चेन को आप बहुत अच्छे से समझती होंगी जी। तो ये आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस जो फेस किया आपने, और करंट सिनेरियो में अगर हम बात करते हैं अवेयरनेस को लेकर, नीड को लेकर और एक टेस्ट को लेकर भी ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे ना मैं सेक्शन डिवाइड करती हूँ। एक है ट्रेडिशनल मिलेट्स और उनके प्रोडक्ट्स, जैसे कि हम मिलेट्स का अनपॉलिश राइस आता है, उसी का आटा आता है, उसी का दलिया, रवा या पोहा। ये हमारे ट्रेडिशनल फूड है जो एक अलग जेंट्री लेती है, अबव 30-35 के लोग लेते हैं। उनको ये लगता है राइस का रिप्लेसमेंट, गेहूं का रिप्लेसमेंट की तरह एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है। वहीं अगर हम यूथ की बात करें तो वहाँ पे उन्हें नूडल, पास्ता और इस तरीके की चीज़ें चाहिए जो वो डेली लाइफ में कंज्यूम कर सकें और बहुत ही इजीली अडेप्टेबल हो, और स्वाद बिल्कुल बदलना नहीं चाहिए जैसे हमको आदत है आजकल बाहर भी खाने की। वैसे ही एक तीसरा सेगमेंट आता है रेडी टू ईट, जिसके अंदर चिप्स की बात करें, कुकीज़ की बात करें, लड्डू की बात करें, या एनर्जी बार आजकल इतना चल गया है जिसके अंदर इतना खोलो जल्दी से खा लो। आप अगर तेज़ भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में भी हैं तो भी आपको प्रोटीन की या किसी की एनर्जी कम नहीं होती। तो ये तीनों ही सेगमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है मिलेट की प्राइमरी प्रोसेसिंग से लेकर वैल्यू एडिशन तक, और ये तीनों ही अलग अलग भाग के लोग खाते हैं। और इसमें स्वाद बहुत मैटर करता है, क्योंकि पुराने ज़माने में जब आटा भी बनता था तो हम धो के सुखा के उसके बाद आटा पीसा करते थे, तो ना उसमें कीड़े लगते थे, ना ही उसके अंदर कुछ होता था। आप देखिए कितना ट्रेडिशनली उसको विदाउट प्रेजर्वेटिव्स, तेज पत्ता, लौंग, इलायची डाल के हम लोग रखा करते थे डब्बे के अंदर। ना ही कीड़ा लगता था और ना ही कोई ऐसे कोई एक्स्ट्रा केमिकल्स चाहिए होते थे कि हम लोगों को बहुत टाइम के लिए रखना है। और वहीं मैं बात करूं अगर नमकीन की, इसी की नमकीन जैसे हम ज्वार भुजिया बनाते हैं या बहुत सारी और चीना की नमकीन बनाते हैं, तो मतलब लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है देख के कि मोटे अनाज की अब नमकीनें भी बन पा रही हैं। लड्डू तो खाते ही हैं, घर में भी आसानी से बनता है, पर आप देखिए कहीं जाना हो तो या कोई घर में आ जाए तो आपके पास एक मोटे अनाज की एक चीज़ तो है जो आप उनको दे सकते हैं। तो ये एक बदलाव मैंने देखा और ये बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है, क्योंकि इतनी जल्दी से लोगों के अंदर ये टेस्ट को लेकर बदलाव लाना बहुत मुश्किल था, मगर अब डिमांड जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बढ़ रही है, तो हमें देख के बहुत अच्छा लगता है। तो मिलेट्स भी टेस्टी बन सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर टिकम, आपसे जानना चाहूँगी, अब आज का जो फार्मर है उसका ज़्यादा इंटरेस्ट कैश क्रॉप्स में रहता है, तो फार्मर्स का इंटरेस्ट कैसे बढ़े? देखिए, जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं फार्मर का और हमारी जो ये मिलेट्स से जो किसानों का जो अलग होना हुआ है जी। इसके जो कारण है वो पहले हमने डिस्कस किए। कुछ क्रॉप्स हैं जिनके अंदर रिस्क बहुत कम होती है, और ज़्यादा उसकी उत्पादन भी ज़्यादा है, उसकी MSP भी ज़्यादा है। पर पिछले कुछ सालों से हम देखते हैं कि मिलेट्स की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो काफ़ी बढ़ गई है। अभी हम देखेंगे रागी की करीब 3000 के आसपास है, बाजरा है उसकी 2400 के आसपास है, इसी तरह से ज्वार की भी नहीं, रागी की तो 3600 के आसपास है, ज्वार की है 3000 के आसपास। तो इस प्रकार से जो इसकी जो MSP जो बढ़ी है, तो किसान निश्चित रूप से इनकी तरफ आकर्षित होंगे और इनको लगाएंगे। जैसा अभी इंटरनेशनल ईयर जो चल रहा है मिलेट्स का, इसमें भी इन मिलेट्स को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, और हो सकता है कि नए कई स्टार्टअप करीब मैं देख रहा था कि करीब 500 से ज़्यादा स्टार्टअप हैं, और अभी भी करीब 250-300 स्टार्टअप और आने बाकी हैं। तो ये सभी स्टार्टअप
ना केवल हमारी जो अपनी यहाँ की आवश्यकता है उसको पूरा करेंगे, विदेश में भी ये एक्सपोर्ट का भी साधन बनेंगे। तो जब डिमांड जब आएगी, मांग जब बढ़ेगी इन मिलेट्स की, तो निश्चित रूप से ये तो एमएसपी है, इसके जो बाज़ार मूल्य हैं वो और भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो उस हिसाब से किसान मिलेट्स की तरफ आकर्षित होंगे और इसकी उत्पादन कॉस्ट भी जो है वो कम होती है मिलेट्स की। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से मिलेट्स का जो उत्पादन है और क्षेत्रफल है वो बढ़ेगा। और मैं तो ये चाहूँगा कि किसान भाई पहले जो खेती करते थे वो मिक्स खेती करते थे, जिसमें मिलेट्स भी होता था, दूसरी क्रॉप्स भी, पल्स भी होती थी, ऑयल सीड भी होता था। तो वो पद्धति हमारी चली गई है, तो वो उसको हमें दोबारा से हमें समावेश करना पड़ेगा, क्योंकि उससे जैसा कि हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो क्लाइमेट चेंज का भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। अगर क्लाइमेट चेंज होता है, कोई बहुत ज़्यादा बारिश होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो किसी कंपोनेंट का एक क्रॉप नुकसान हो सकती है, दूसरी क्रॉप उसको मीट आउट करेगी। तो उस हिसाब से हमें जो हमारी जो पहले पुरानी जो क्रॉपिंग सिस्टम था हमें उसको वापस देखना पड़ेगा। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और मिलेट्स का एरिया हमें बढ़ाना चाहिए। इससे ना केवल जैसा कि पोषण की आवश्यकता, दूसरी भी हमारी जो एनवायरनमेंट की है, हमारे जो एनवायरनमेंट के प्रति भी हमारा जो दायित्व है हमारे देश का, हमारा कि उसको हमें सही करना है। तो इन सब के लिए मिलेट्स अच्छा है जी। बहुत अहम जानकारियाँ आपसे मिली, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारियाँ आपसे मिली। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी ये खास पेशकश आपको बहुत पसंद आई होगी। अब मिलेट्स आपकी फूड प्लेट का हिस्सा ज़रूर होंगे। हमारी इस खास पेशकश पे फिलहाल इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसके साथ ही हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। प्रोफाइल्स देखो फिर मिलो, टू मच टेंशन।